Hello student and welcome to the 49th lecture for class 9th mathematics first term. Myself is Tawif Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि we are covering a chapter called understanding a quadrilateral. Okay, quadrilateral basically. और इसका जो बेसिक थ्योरी थी जो हम 8th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है. कहाँ पे कवर कर ली है हमने क्लास 8 में करके आए हुए हैं, है ना. तो उसी को हमने लास्ट क्लास में रिवाइज़ किया था. तो एक बार जल्दी से क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ थी जो हमने रिवाइज़ कर चुके हैं. तो क्वाड्रिलेटरल सबसे पहली बात है कहते किसे हैं वो हमने देखा था. एक बार इसको कोई ये आपके नोट्स में लास्ट लेक्चर के जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने कहा था कि सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना. तो होपफुली आपने कर लिया होगा. उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी हमने कोऑर्डिनेटर की पढ़ी थी और प्रूफ की थी कि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होती है. उसके बाद हमने एक एग्जांपल किया था कि अगर ए और डी पैरेलल हैं और एंगल बी 52 डिग्री है और एंगल सी आपका 60 डिग्री है तो एंगल ए और डी क्या होंगे. तो ये हमने इसमें लाइन्स एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ लगा के इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया था. ये वाला एक क्वेश्चन किया था, आपको होपफुली ये समझ में आया होगा. उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटरल पढ़े थे. बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेटरल हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया था कि ट्रेपीजियम किसे कहते हैं, ओके ट्रेपीजियम किसे कहते हैं और पैरेललोग्राम किसे कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. रेक्टेंगल किसे कहते हैं, मैंने कहा था रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम का स्पेशल केस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का स्पेशल केस स्क्वायर है और रोम्बस का स्पेशल केस स्क्वायर है. रोम्बस और स्क्वायर एक ही चीज़ होती है लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है कि चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते रोम्बस में. लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो रेक्टेंगल स्क्वायर और रोम्बस में वैलिड होंगी. यानी पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेक्टेंगल स्क्वायर और रोम्बस में वैलिड होंगी. पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, डिटेल में डिस्कस किया था और आज भी उसी को कंटिन्यूशन करेंगे. एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, 9th क्लास का जो मेजर पोर्शन है आप नोटिस करोगे वो ज्योमेट्री का है. लाइक लाइन्स एंड एंगल्स हमने किया, हीरोन्स फार्मूला हमने किया, फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. उसके बाद हम कोऑर्डिनेटर अभी कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है. ट्रायंगल हम कर चुके हैं. तो आप नोटिस करोगे कि 9th क्लास का जो मेजर पोर्शन है वो ज्योमेट्री का है. और ज्योमेट्री के अंदर ऐसा हो स्टूडेंट कि ये ऐसे ही नहीं है कि आपने पढ़ा और बस ऐसे ही कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो आप लोग हैं उनमें से वो बहुत लाइट नोट पे इसको पढ़ते हैं, बहुत लाइटली पढ़ रहे हैं. मतलब हाँ सर ने लिखा दिया, ऐसे मूवी चल रही है कोई, आपने आरजी की ऐप खोली और मूवी देख ली और लेटे लेटे सुन लिया, समझ लिया, सब समझ में आ गया, मोबाइल बंद कर दिया. अरे थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है. मैं टीचर जिसको मुझे सब कुछ आता है, आपको टीचर मुझे ये सारे कंटेंट बनाने के लिए 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है. ये जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें 2-2.5 घंटा लग जाता है. तो एटलीस्ट आप 1 घंटा 1.5 घंटा तो स्पेंड करो इन चीज़ों को समझने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को फाइल अप करने के लिए. आप पैरेललोग्राम पढ़ा है तो पैरेललोग्राम की हेडिंग डाली आपने अपनी कॉपी में, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को वापस से लिखा कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, कितना डिटेल में. लास्ट लेक्चर मैंने डिटेल में एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि सर जो लास्ट लेक्चर था ना वो मैं देखना भूल गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में दोनों साथ देख लूँ, यानी लास्ट लेक्चर और आज का लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो मैंने उसको बोला कि यार तुम पागल हो. मतलब अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह तो मैं तो घबरा ही जाता कि अगर एक लेक्चर मिस हो गया 2 लेक्चर एक साथ देख लूँगा. मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है. यू आर जीनियस और व्हाट. इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना समझने के लिए. ये कोई इजी चैप्टर थोड़ी है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बताइए, क्या क्या होती हैं. अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो लाइव जूम सेशन में पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से कि रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्क्वायर की एक भी प्रॉपर्टी मिस नहीं होनी चाहिए. और फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी अगर वैलिड है तो वो पैरेललोग्राम होगा, अगर पैरेललोग्राम है तो ये प्रॉपर्टीज़ वैलिड होंगी. जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे आपको समझ में आना चाहिए. एक दिन लेंगे आपका टेस्ट, इतना आसान नहीं है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट फॉर द रिकैप मैं वापस एक बार पढ़ा रहा हूँ. तो अच्छे से इस पर मेहनत करिए. जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें एक बार देखिए. तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी देखी थी जिसको हमने थ्योरम भी कहा था कि अगर पैरेललोग्राम का कोई डायगोनल ज्वाइन कर दिया जाए, यानी किसी डायगोनल के बारे में बात की जाए, तो बाकी के 2 ट्रायंगल को वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा. और हमने इसको प्रूफ किया था. जस्ट गो टू द लास्ट लेक्चर, वहाँ से हमने ये प्रूफ किया था कि ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये पैरेललोग्राम है. तो हमने वहाँ से ये प्रूफ किया था कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. क्या होंगी? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल. भाई 2 चीज़ें हैं कि किसी कोऑर्डिनेटरल कोई कोऑर्डिनेटर अगर पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल उसको 2 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा. और अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी. ये भी हमने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में. जस्ट मैं बता रहा हूँ लास्ट लेक्चर में कर क्या क्या चुके हैं.
तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहा है या लास्ट लेक्चर उसने ठीक से रिवाइज नहीं किया है या उसने नोट्स नहीं बनाए हैं या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो ये लेक्चर उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं जो क्या कहानी गा रहा हूँ क्या नहीं गा रहा हूँ उसको सब ऐसा लगेगा कि सर हुआ कुछ भी कर रहे हैं सर। तो ऐसा मत किया करो। मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ आप लोगों के। आप कहो तो आपके घर आ जाओ यार समझाने के लिए। यार ऐसा मत किया करो, इतना लाइट नोट पे मत पढ़ाई करो आप लोग कि लेक्चर पेंडिंग है, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। अरे मेहनत करो, थोड़ा सा लाइफ में कुछ हासिल करो आप लोग। इतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इतना हार्डवर्क किया जा रहा है आपके साथ, उसके बाद भी आप लोगों का भाई ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं है। आप 9th क्लास की मैथमेटिक्स को आसान मत समझो, डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है। 10th क्लास से डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है। अब ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है ना, ये मैं थोड़ी याद रखूंगा, मुझे याद है। ये तो आपको याद रखनी कि पैराग्राम के अंदर डायगोनल जो होता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, पैराग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं। या कैसे प्रूव करना है ये भी याद होना चाहिए आपको। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कैसे प्रूव करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अब ये उसका उल्टा भी हमने पता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसकी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, कौन सी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैराग्राम हो जाता है। ये भी हमने प्रूव किया था। अगर आप इस डायग्राम को ज्वाइन कर दो तो हमने ये प्रूव कर लिया था कि ये पैराग्राम होगा। क्या क्या कंडीशन पे, वापस से अगर मेरी बात कोई स्किप हो रही है आप लोगों के सुनने में तो पॉज करके रिवाइंड करके सुना करो। मैंने ये कहा कि किसी क्वाड्रिलेटरल का एक क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो वो पैरेललोग्राम होगा, और अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसकी अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल होगा। यानी वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है ये। बात समझ रहे हैं नहीं? अगर एक है तो वैसा है, दूसरा है तो वैसा है। उसके बाद हमने देखा थ्योरम 5। देखिए हमने ये थ्योरम प्रूव करी थी, अच्छे से प्रूव करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैंने इसको कहा था कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। यानी सॉरी ये चलो ई दे रखा है यहाँ पे, ये ए ई और ई सी बराबर है और डी ई और ई भी बराबर है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं, ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में। लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। लेकिन रोम्बस के अंदर एक खास प्रॉपर्टी और होती है एक्स्ट्रा, कि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल के यानी पैरेललोग्राम के बीच का एंगल, डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता। लेकिन अगर ये 90 डिग्री हो जाए, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर जाए तो वो रोम्बस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने कहा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर ऑफ एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अपोजिट पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर नीचे वाली बात है। और ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में डिस्कस करी थी। हमने ये कहा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये गिवन है, यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी अपोजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर लास्ट थ्योरम, ठीक है। अब आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, इसमें मिड थ्योरम क्या होती है कि अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा, ये थ्योरम होती है ना। तो इसी मिड पॉइंट थ्योरम को आज हम डिस्कस करेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। उस ट्रायंगल के दो साइड ले ली, सपोज करो AC ले ली और CE ले ली, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं साथ साथ इसका फिगर बनाते जाऊँ, जैसे इन्होंने किया है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, दिस इज़ ए ट्रायंगल C, दिस इज़ A और ये E। तो सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने AC में एक मिड पॉइंट, AC साइड का मिड पॉइंट लिया B और CE साइड का मिड पॉइंट लिया D, ठीक है। तो और इस BD को ज्वाइन कर दिया, यानी ये जो मिड पॉइंट्स हैं B एंड D को ज्वाइन कर दिया। तो इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये कह रहा है कि ये जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। किसके? थर्ड साइड, यानी टू साइड जो है उनको नहीं, बाकी थर्ड साइड के यानी AE के पैरेलल होगी। यानी BD मस्ट बी पैरेलल टू DE। अगर क्या है कि अगर ये B और D मिड पॉइंट हैं एक दूसरे के, एक दूसरे साइड के, एक तो ये चीज़ है, और दूसरी ये है कि BD मस्ट बी हाफ ऑफ AE, यानी थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी, उसकी हाफ होगी, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम है, इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करना बहुत आसान है। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस पर्टिकुलर थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन कंडीशन है वो देख लेते हैं। ये ट्रायंगल है हमारा, हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है। और हमें गिवन है, यानी गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है कि D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, D एंड E आर। तो D और E बना लेते हैं। तो
ये हमारा डी और ई हो गया है, ठीक है। तो ये डी और ई मिड पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी और बी डी बराबर है और ए ई और सी ई बराबर है, ठीक है। ए डी और बी डी बराबर है और ए ई और सी ई बराबर है, राइट। ये चीज़ तो गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, टू ये प्रूव करना है हमें, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, एक तो ये प्रूव करना है, एंड डी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रूफ से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ये करेंगे कि डी ई को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। डी ई को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, और उसको सी से एक लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, यानी ये एफ है ना। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया एक्सटेंड डी ई टू एफ एंड ज्वाइन सी एफ, ऐसे ही लिखना एग्जाम में आपको, ठीक है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ बहुत आसान है। इसका प्रूफ कैसे आसान है, देखिए। प्रूफ के लिए ये आपको देखना पड़ेगा, आप ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी एफ ई को कंसीडर करिए। इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपका ये जो साइड है ए डी, ठीक है। अभी इसमें देखिए आप नोटिस करिए कि अगर ये डी और ई मिड पॉइंट है, तो हमने क्या किया है कि डी ई को ऐसे एक्सटेंड किया है कि वो ई एफ जो है हाफ ऑफ ई एफ रहे। यानी सपोज करो इस कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। इस कंस्ट्रक्शन को हम लिख देते हैं लाइक दिस, जस्ट होल्ड ऑन, या एक्सटेंड डी ई टू एफ सच दैट डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ, ओके। डी ई इज इक्वल्स टू एफ ई एफ एंड ज्वाइन सी एफ, इतना। तो आप नोटिस करें कि डी ई और सी एफ अगर बराबर हैं, डी ई और ई एफ, सॉरी डी ई और ई एफ, तो अब हम ट्रायंगल में देखते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करिए कि इसको भी मिटा देते हैं हम 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप इन दो ट्रायंगल के अंदर नोटिस करिए कि डी ई और ई एफ ये तो इक्वल हो गए कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ए ई और सी ई ये इक्वल है, यहाँ से गिवन है क्वेश्चन में, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ये कहाँ से गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ, ये कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ है तो यहाँ पे हम ये क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कह सकते हैं। ट्रायंगल ए डी ई और सी एफ ई क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये हमारा प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट कि ये ऐसे से कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। क्या रिजल्ट हो जाता है सीपीसीटी से, कि जो ए डी है, ए डी वो सी एफ के बराबर आ जाएगा। किससे, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से ए डी जो है वो सी एफ के बराबर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, और एक चीज़ और आ जाएगी कि एंगल डी ए ई, यानी डी ए ई दिख रहा है यहाँ से एरो से, अगर हम ट्रायंगल तो पढ़ के आ रहे हैं, तो एंगल डी ए ई ये वाला एंगल, ठीक है ना, जो हमने एरो से बनाया है, ये एंगल जो है किसके बराबर हो जाएगा, उधर भी ऐसे लेना पड़ेगा, एंगल एफ सी ई, एंगल एफ सी ई के बराबर हो जाएगा। तो ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें कि डी ए ई कौन सा एंगल है, डी ए ई अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला एंगल है, ठीक है। और एंगल सी एफ ई, एंगल एफ सी ई, एंगल एफ सी ई कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो अगर इन नोटिस करेंगे कि ये क्या है, अगर ए बी और सी एफ को लाइन बोला जाए और ए सी को ट्रांसफर्स बोला जाए, तो यहाँ से यानी इस इक्वेशन से ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। वाई, बिकॉज इक्वेशन 1 हैज़ गॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल हो रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। भाई अगर डी ए ई और एफ सी ई इक्वल हैं, तो ये ए बी और सी एफ लाइन के लिए ए सी पे ट्रांसफर्स पे इंटीरियर एंगल्स हैं और वो इक्वल आ गए इक्वेशन 1 से।
तो ए बी इज पैरेलल टू सी एफ हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। अब मुझे बताओ कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है और ए डी जो है वो सी एफ के बराबर है। ये वाली इक्वेशन से ए डी यहाँ से सी एफ के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ गया कि बी डी जो है वो सी एफ के बराबर आ गया, बी डी जो है सी एफ के बराबर आ गया ना भाई। ए डी बी डी के बराबर है और ए डी सी एफ के बराबर है, तो ये बी डी और सी एफ भी बराबर हो जाएंगे। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि ए बी जो है सी एफ के पैरेलल है। ए बी कंप्लीट लाइन किसके पैरेलल है? सी एफ के। तो उसका पार्ट यानी बी डी वो भी पैरेलल होगा सी एफ के। भाई अगर ए डी जो है सॉरी ए बी अगर सी एफ के पैरेलल है, अगर ए बी सी एफ के पैरेलल है तो ए डी भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि उसका बी डी भी पैरेलल हो जाएगा सॉरी। तो क्योंकि बी डी क्या है? इसका पार्ट है। तो अब यहाँ से देखो क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी, क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी के अंदर नोटिस करो कि बी डी सी एफ के बराबर है एंड बी डी इज पैरेलल टू सी एफ है, तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से कि बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अगर बी डी एफ सी पैरेललोग्राम आ गया तो अपने आप ही ये चीज़ प्रूफ हो गई। अगर बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी। यही प्रूव करना था हमें, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्यों? डी एफ अगर पैरेलल है तो इसका मतलब पार्ट यानी डी ई, डी एफ का ही तो एक लाइन का लाइन सेगमेंट है ना डी एफ एक कंप्लीट लाइन है, उसका एक सेगमेंट है डी। तो अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी भी पैरेलल हो जाएगी बी सी के, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और डी एफ जो है डी एफ उसका आधा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ है ना, ये एक्सटेंड किया हुआ है डी को कि सच दैट डी इज इक्वल्स टू ई एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ई अगर मिड पॉइंट है तो डी ई हो जाएगा हाफ ऑफ डी एफ, ठीक है ना। तो डी एफ को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ डी, तो यहाँ से हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी डी एफ को हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ डी। तो इसका मतलब डी ई कितना आ गया? डी ई इज नथिंग बट हाफ ऑफ बी सी। तो ये और ये पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ से, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एक जल्दी से क्विक रिवीजन ले लो, आप पॉज करके रिवाइंड करो और वापस एक क्विक रिकैप ले लो कि मैंने करा कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने एक एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे कि इस तरह कंस्ट्रक्शन किया, डी को ऐसे एक्सटेंड किया कि डी ई और ई एफ इक्वल हो जाए, बस ये कंस्ट्रक्शन है, बाकी सब हमने प्रूफ किया है। तो एक बार पॉज करके रिवाइंड लो और अच्छे से देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है और इस मिड पॉइंट थ्योरम के बाद हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट है यानी इस चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी अब हमें और कुछ इस चैप्टर में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 ये कह रहा है, अच्छा अगर इसमें कोई और थ्योरी बच रही है, कोई सॉल्व एग्जाम्पल, इस चैप्टर में बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग करिए सॉल्व अच्छे से, है ना। उसमें कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझसे आप कॉल करिए, है ना। मुझे आप कॉल करके मेरे से टाइम लीजिए और उस टाइम को जूम सेशन के लिए पर्सनली टाइम लीजिए और उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए अपनी स्टडी के लिए, है ना। ये चैप्टर्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद कह रहा हूँ ये चैप्टर्स डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन चैप्टर्स को आसान बनाने के लिए। अपने लेवल पे आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इन चैप्टर्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत सिंपल है कि अगर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 3, 5, 9, 13 के रेशियो में है तो हम ईच एंगल को मान लेते हैं 3x, 5x, 9x और 13x। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 और 8 और 8 16। ये कितना हो रहा है यार? आई थिंक सो ये हो रहा है 13 और 5 18, 18 3 21, 21 और 9 30x। तो ये 30x हो रहा है 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। तो x की वैल्यू 12 आ रही है। तो ईच एंगल कितना हो गया? 3 × 12 दैट इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, 5 × 12 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 9 × 12 दैट इज इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड 13 × 12 ये आपने कैलकुलेट कर लेना। 13 × 12 कितना? 2 3 = 6 एंड 2 1 = 2, 1 3 = 3 एंड 1 1 = 1, 156 डिग्री। तो ये चारों एंगल आ गए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो गया है। अभी कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। बहुत सिंपल प्रूफ है। ये कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। यानी एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि ये हमने सपोज करो ये पैरेललोग्राम बनाया है,
और ये ए बी, ये सी और ये डी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब इसमें सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वैलिड रहेंगी, है ना। और इसमें और क्या गिवन है, हम ये भी गिवन है कि डायगनल्स बी डी और डायगनल्स ए सी ये क्या है, इक्वल है, यानी बी डी इज इक्वल्स टू ए सी है। ये सारी चीज़ गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ। अगर हमें ये रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें कोई भी एक एंगल, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। अगर ये हमें प्रूव कर देंगे तो अपने आप ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डायगोनल इक्वल है पैरेललोग्राम के तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो लेट अस ट्राई टू वर्क ऑन। ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल को जोड़ दिया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, डी बी सी बोलो या डी सी बी बोलो एक ही बात है। इसमें आप नोटिस करें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी क्या हो गई कि बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। तो इससे क्या इंप्लाइड हुआ कि ट्रायंगल एंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी का एंगल होगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, डेट इज इक्वल्स टू, अब ये हमें पता चल गया है ना कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, तो हम इसको लिख लेते हैं डायरेक्टली एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। इसका मतलब एंगल ए बी सी तो ये कंप्लीट एंगल है और एंगल डी सी बी ये कंप्लीट एंगल है। अब मुझे बताओ कि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो ये बी और सी, ए डी बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। कोई इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हम लाइन्स एंड एंगल में पढ़ चुके हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। द मोमेंट यू गॉट एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा और एंगल बी और सी बराबर हैं, तो एंगल बी प्लस यानी एंगल सी की जगह वापस एंगल बी लिख दो तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी 90 डिग्री आ गया। और हमें ये पता है कि अगर एंगल बी 90 डिग्री आ रहा है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल सी 90 डिग्री आ रहा है तो एंगल ए भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बिकॉज सपोज करो कि एंगल बी 90 डिग्री आ गया है, क्यों, क्योंकि बी प्लस सी 180 डिग्री होगा और बी और सी अभी हमने सी पी सी टी से प्रूव किया है। ये कहाँ से प्रूफ हुआ है, ये सी पी सी टी से प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो बी और सी अगर सी पी सी टी से प्रूफ हो रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब एंगल बी और इक्वल्स टू सी है और बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो ईच एंगल 90 डिग्री नहीं हो गया, तो एंगल बी 90 डिग्री होगा तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए और एंगल सी बराबर हैं, तो एंगल सी 90 डिग्री तो एंगल ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल बी और एंगल डी बराबर है तो एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया चारों एंगल 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम तो था ही, अगर किसी पैरेललोग्राम पे चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, रेक्टेंगल, हैंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, सेकंड क्वेश्चन। ओके, इस तरह थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुड, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो कॉल मी। और दूसरी बात यह है कि पॉज करके रिवाइंड करो, ये ऑप्शन तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया। 10 बार रिवाइंड करके सुनो, समझो, मेरे को स्लो मोशन में जाकर समझो, लेकिन समझो उस चीज़ को। ओके, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। यानी ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको पहले ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन अब इसको ले रहे हैं। यानी कि कोई पैरेललोग्राम है ना, उसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करो, चलो ऐसा ना लेके हम कोई दूसरा वाला बना लेते हैं, है ना। सपोज चलो यही बना देते हैं। कहाँ गया, हाँ एक सेकेंड, जी। तो सपोज करो कि हमने बना लिया ए बी सी डी, और ये कह रहा है कि ये इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो क्या होंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट, यही कह रहा है। शो दैट इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो रोम्बस होगा, ठीक है। तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये हमें बताया। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है, पहली बात तो चीज़ है ना। हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि
ओ सी के बराबर है एंड ओ बी ओ डी के बराबर है एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही मतलब है कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। रोम्बस की ये फैसिलिटी होती है, रोम्बस की ये खासियत होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आप ट्रायंगल कंसीडर करो। कौन सा? ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी कंसीडर किया तो वहाँ से आप देखिए कि ए ओ सी ओ के बराबर आ गया, ठीक है, एंड बी ओ डी के बराबर आ गया, ठीक है, एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। ये तो गिवन है ऊपर वाले दो चीज़, और ये वाला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से हो गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इससे ये पता चला कि ए डी जो है वो सी बी के बराबर होगी सी पी सी टी से। ए डी जो है सी पी सी टी से, ए डी जो है सी बी के बराबर होगी सी पी टी सी टे। और इसी से इससे एक और चीज़ पता चली कि अगर हम एंगल ओ ए डी लें, यहाँ से ऐसे मेज़र करें ओ ए डी, तो हमने लिखा एंगल ओ ए डी, तो यहाँ के कौन से एंगल से बराबर हो जाएंगे? एंगल ओ सी बी। तो हमने लिख लिया एंगल ओ सी बी, ये भी सी पी सी टी से बराबर आ रहा है। अब थोड़ा गौर करके देखो कि एंगल ओ ए डी है कौन सा एंगल? तो एंगल ओ ए डी ये वाला एंगल है, और एंगल ओ सी बी है कौन सा एंगल? ये वाला एंगल है। तो ओ ए डी और ओ सी बी ये वाला एंगल हो रहा है ऑल्टरनेट। ओ ए डी और ओ सी बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, राइट। तो इससे पता चला कि ये जो एंगल हैं आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से ये भी पता चला कि क्या हो जाएगा कि ए डी जो है पैरेलल हो जाएगी सी बी के। ए डी इज़ पैरेलल टू सी बी, ठीक है। तो ए डी सी बी के पैरेलल हो जाएगी, और ए डी जो है इक्वल्स टू सी बी है, ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए डी इज़ पैरेलल टू सी बी एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी बी। तो इन दोनों चीज़ से क्या हो जाएगा कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करना ज़रूरी था? क्योंकि भाई पहले किसी चीज़ को रोम्बस प्रूव करना है तो पहले पैरेललोग्राम ने प्रूव कर दिया। अब ऑटोमेटिकली ये कोई रोम्बस, अब हमें और भी चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो ए डी है ना, ये जो ए डी है ये ए बी के भी बराबर है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो ये भी बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे? अब आप दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करो। कौन सा? ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना। ट्रायंगल ए ओ बी, एक तो ये ट्रायंगल कंसिडर करो, एंड ट्रायंगल ए ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी कंसिडर करो, तो उसमें ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉमन आ गई, ठीक है, कॉमन। और बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ, ये गिवन है क्वेश्चन में। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये 90 डिग्री है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, है ना। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चला कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? एस ए एस, है ना। एस ए एस से कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा कौन सी? ये दोनों ट्रायंगल। तो सी पी सी टी लगाओगे तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, और ए बी इज इक्वल्स टू बी सी भी है, ठीक है ना। और ए बी सी डी से पैराग्राफ में पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो भाई ए बी जो है ए डी के बराबर है, और ए डी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है ना। और बी सी जो है अपोजिट साइड से पैराग्राम है, तो ए बी डी सी के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड से पैराग्राम इक्वल होती हैं। तो यहाँ से डी सी को भी हमने ए बी के बराबर प्रूव कर दिया। तो ये चारों साइड इक्वल नहीं आ गई है? आराम से समझना। देखो, ए डी सी बी के बराबर तो हमने सी पी सी टी से पहले ही प्रूव कर दिया था। ये रहा, ए डी इज इक्वल्स टू सी पी सी टी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, और ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये भी हमने सी पी सी टी से प्रूव कर दिया दूसरे ट्रायंगल को। और ए बी सी डी से पैराग्राम ये भी प्रूव कर दिया था। तो आप नोटिस करो कि ए बी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये तीनों तो आ ही गया है। और अगर ए बी सी डी पैराग्राम है तो ए बी डी सी के बराबर हो जाएगा, तो चारों साइड इक्वल हो गई, हैंस प्रूव्ड, ये रोम्बस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 वे कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप अच्छे से रिवाइज करो। मैं
मैं वैसे भी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोग कोप अप नहीं करोगे मेरे साथ, है ना, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, उतना आप कोप अप नहीं करोगे तो बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट होती चली जाएंगी आपके लिए। फिर उनको सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, टाइमली उसको रिव्यू करना, रिवाइज़ करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं तो फिर भी आपको पढ़ा दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आपके लिए फिर इसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उनको टाइमली समझते रहो और कुछ भी दिक्कत हो मुझसे पूछिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, बाय।